वाग निश्चय। विवाह से पूर्व वर पक्ष की ओर से वधू की गोद भरने की जो रस्म होती है, उसमें चढ़ाई गई नारंगी रंग की जरी की साड़ी को मैं देर तक हाथों से पुचकारती रही, गालों से छुआती रही। ससुराल से मिली ये पहली ही तो साड़ी थी, पर उस समय मन भरकर देख भी ना पाई थी, क्योंकि छोटी मामी ने देखते ही उपेक्षा से मुंह फेर लिया और मौसी ने मुंह बिचकाकर कहा था, हार्डली 35 रुपए की होगी। इसलिए मैंने भी उदासीन भाव से परे रख दी थी। लेकिन अब गोद में लेकर बैठी हूँ, क्योंकि घर में कोई नहीं है। सब सीमांत पूजन यानी कि बारात का जनवासे में जो स्वागत होता है, प्राचीन काल में बारातें गांव के बाहर ठहरती थी, यह शब्द ही तब का है। और सब सीमांत पूजन को गए हुए हैं। घर में केवल 2 प्राणी हैं, एक मैं कल के समारोह की दुल्हन और दूसरी नानी माँ, जो चूल्हे के पास कुछ खटर पटर कर रही है। आते ही सब लोग खाना मांगेंगे। दिन भर खपकर जो बनाया गया वह सब तो बारात के लिए भेज दिया गया। बारात, हंसी ही तो आती है। कुल जमा 5 आदमी ही तो आए हैं, वर के माता पिता, भाई भौजाई और एक बहन। पर इतनों का किराया भी तो हम लोग नहीं दे सके। 2-3 बार ढंग का खाना खिला दे, यही बहुत है। मामा की साली के घर में उन्हें टिका दिया है। जितने बाराती हैं उतने ही घर आती। मौसी मौसा आए हैं। मौसा जी की वकालत कुछ चल निकली है। इसी से मौसी दिन भर चाय और खाने पर नाक भौं सिकोड़ती रहती है, अपने गहने और कपड़ों का प्रदर्शन करती रहती है। पर कभी मामी से यह नहीं कहा, भाभी आज तुम ये साड़ी पहन लो। और छोटी मामी है, जो कपड़े पहनने के लिए आग्रह तो करती हैं, पर उसके सांस सवार के लिए ऐसी ऐसी हिदायतें देती हैं कि तन बदन में आग लग जाती है। दिन भर अपने बच्चों के हाथ मुंह धुलवाती रहती हैं। छोटे मामा बेचारे दिन भर एक न एक को लादे ही रहते हैं। साथ में उनका साला रमेश भी है, जो दिन भर कांच में देखकर बाल काटता रहता है। सुना है कि 2 साल से एमए करके बेकार घूम रहे हैं। पिछले साल मामी ने शायद इसी के साथ मेरे विवाह की बात उठाई थी। तब छोटी मामी ने ऐसा करारा जवाब लिख मारा था कि मामी अपना सा मुंह लेकर रह गई। और सबसे श्रेष्ठ अतिथि और पूजनीय है चाचा जी, जिन्हें केवल मेरे कन्यादान के लिए निमंत्रित किया गया है। इस पावन कार्य के लिए उन्हें रेल किराए के जो 20 रुपये खर्च करने पड़े, उसका बखान वे इतनी बार कर चुके हैं कि मामा ने उनके वापसी टिकट की व्यवस्था कर रखी है। इतने से मेहमानों का निर्वाह इस घर में जैसे तैसे हो ही रहा है। फिर भी कल 8-10 घंटों के लिए विवाह कार्यालय तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार मामा के दरवाजे पर मेरा विवाह मंडप नहीं लग सकता। उतने से समय के 40 रुपये किराए के देने पड़ेंगे। यह तो गनीमत है कि दिन ही दिन में सब काम निपट जाएंगे, नहीं तो रोशनी की व्यवस्था और करनी पड़ती। बाजे गाजे का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। कल मुहूर्त वेला में 2 पीपी वाले आ जाए, बहुत है। मामी ने 20 बार कहा होगा, नीमा अपनी सहेलियों की लिस्ट दे दो, सबको निमंत्रण भेज दूं। पर मैंने जानबूझकर किसी का नाम नहीं बताया। भला यह भी कोई शादी है, कौन अपनी हंसी करवाए। फिर भी मामी ने कुछ खास सखियों को जया के हाथ बुलवा भेजा। दुल्हनों की तरह सजी धजी वे अब तक मेरे पास बैठी चुहल कर रही हैं, और अब सबके साथ वर पूजा यानी कि वर दक्षिणा या दहेज पोशाक आदि देखने का कार्यक्रम है, सो देखने गई हैं। पता नहीं वहां जाकर क्या देखने को है। वर दक्षिणा के नाम पर 11 रुपये और नारियल, पोशाक के नाम पर टोपी और रुमाल, और वर के नाम पर अतः अंतः पट पर कितने ही चित्र घूम गए। रोबीले, बाके, सावले, सुगठित व्यक्तित्व के स्वामी, अच्छी सी नौकरी, बड़ी बड़ी डिग्रियां, पर कोई भी तो नहीं ठहरा। किसी को पोजीशन की लालसा थी, किसी को दहेज का मोह। किसी कपड़े की दुकान पर गज मीटर से कपड़ा नापने वाला सेल्समैन अपनी स्वर्गीय बहन की लड़की के लिए जो कुछ कर सकता था, उससे संतुष्ट होने वाला कोई नहीं मिला। और कोई मिला भी तो। दरवाजा खड़का और मामी भीतर आई। उनके हाथ में वे रीते थाल थे, जिनमें वे नाश्ते और हल्दी कुमकुम का सामान ले गई थी। उनका चेहरा बेहद उतरा हुआ था। मेरा कलेजा धड़क उठा। क्या यहाँ भी कुछ? पर वधू सुलभ सज्जा से मैं पूछ ना सकी। प्रतीक्षा करती रही कि नानी अवश्य कुछ पूछेंगी, पर उनकी धुंधली आंखों को मामी के चेहरे का उतार चढ़ाव भला कहीं नजर आता। आखिर ना रहा गया तो साड़ी को गोद से उतार कर मैं रसोई में आ गई। नानी ने सोचा कि मुझे भूख लगाई है, पुकार कर बोली, अरे सुन तो, जरा एक रंगोली की लकीर तो खींच दे, लड़की खा पी कर सोई रहेगी। तुम्हारी पंगत तक को तो इसे 12 बज जाएंगे।
मामी ने निशब्द ही एक रंगोली की बेल बना दी। पड़ोस से मांगी हुई स्टील की थाली में खाने के साथ एक लड्डू और एक गुजिया भी रख दी गई। अब मुझसे नहीं रह गया, पूछ ही तो लिया। मामी क्या हुआ? क्या फिर मौसी ने कुछ कह दिया? तुम इतनी उदास की हो? लेकिन जवाब दिया नानी ने। पगली, तू घर छोड़कर जा रही है ना कल, इसी से उदास है बेचारी। और उनका गला कहते कहते रूंध आए। मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। मामी खींच कर बोली, ओहो, लड़की को खाना तो खा लेने दिया होता। अपने स्वर की असाधारण तेजी पर वे खुद ही सहम गई। मुझे उन दोनों का मन रखने के लिए खाने का नाटक करना ही पड़ा। मैंने मुश्किल से 4 कौरी खाए होंगे कि मौसा जी आंधी की तरह घर में घुस आए। गरज कर बोले, अम्मा, मैं पूछता हूँ कि गंगाधर को ये क्या हो गया है? मैं और नानी सहम गए। गंगाधर मामा जूते उतारते उतारते दरवाजे में ही ठिठक गए। अरे मैं पूछता हूँ कि आप लड़की की शादी कर रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? मौसा जी ठेठ वकीली लहजे में बात कर रहे थे। क्या आप जानते हैं कि यह कितने जोखिम का काम है? कितनी खोजबीन करनी होती है? यह थोड़ी ही है कि जो भी मिला उसे पकड़ा दिया। अरे आपको अनुभव नहीं तो हमसे पूछ लिया होता। कहते आप तो जानती हैं कि 3-3 लड़कियों की शादी कर चुका हूँ। पूछने पर 100 ठिकाने बता सकता था, पर यहाँ तो किसी को कुछ गिनते ही नहीं है। बट द पुअर गर्ल सफर्स, छोटे मामा ने दयाद्र होकर कहा। जरा भी तो स्मार्टनेस नहीं है, छोटी मामी भिनभिनाई। एंड ही इज नॉट इवन अ ग्रेजुएट, मामा के साहले साहब ने पूछ दिया। और मैंने सुना है कि लड़का दुहेजू है। ईश्वर जानता है भैया की आत्मा को कितना कष्ट हो रहा होगा। ये शब्द थे श्रीमान चाचा जी के, जो दुपट्टे के छोर से आंखें पहुंच रहे थे। आरोपों की इस झड़ी में मामा और मामी निश्चल अपराधी मुद्रा में बैठे थे। नानी शून्य दृष्टि से देख रही थी। मेरी आंखें थाली में पड़े महीम लड्डू के प्रतिबिंब पर जम गई। अभी शाम तक मेरा मन इस विवाह के कारण अपने प्रति करुणा से भर उठा था। इस समय उन लोगों के वाद विवाद से मेरा सिर चिकराने लगा। ऐसा लग रहा था मैं किसी मझधार में डूब रही हूँ और किनारे पर खड़ा हर व्यक्ति मुझे उबारना चाहता है। उनका यह दंभ, यह दिखावा अब मन को जैसे कचोटने लगा। मौसी, जो चल कर आने के कारण हाफ गई थी, अब तक चुपचाप खड़ी थी। अपनी कांजीवरम साड़ी को गर्द भरी दीवार से बचाते हुए वे बोली, अरे बेटा गंगाधर, शादी बड़ी जिम्मेदारी का काम है। हर किसी के बस की बात है भला? तू बड़ी बहन जानकर मुझे लिखता तो मैं वहीं बुलाकर इसका ठाठ से ब्याह रचा देती। तूने तो बस एकदम ही तैयारी कर दी। ऐसे कहीं शादी होती है? भला कौन इसे शादी के घर कहेगा? एक बाहर लगे हुए गणेश जी को छोड़कर और क्या किया गया है? इसी बहाने रंग रोगन हो जाता तो घर चमक उठता। आज 2 पीपनी वालों का भी इंतजाम नहीं हो सका। सारे काम जैसे सूने सूने ही लगे। संस्कार तो बेटा एक बार ही होता है। मैंने तो सुना है कल बारात भी तांगे में ही निकलेगी। ये काम तो तुझे जीजा जी से ही कहने थे, फर्स्ट क्लास इंतजाम हो जाता। तुम हमेशा पॉइंट से बहक जाती हो। भला बात क्या हो रही थी? तुम्हें टिमटाम की पड़ी है, मौसा जी बोले। अब लड़का पसंद नहीं है तो क्या शादी रोक दोगे? मौसी ने कहा। क्यों नहीं, अभी क्या बिगड़ा है? अभी 12 घंटे हैं। नीमा अब भी विचार करके हमें अपना फैसला बता सकती है। देख रही नीमा, तू चाहे तो कल ही मैं तुझे अपने साथ ले जा सकती हूँ। कुमुद कुसुम के समय की 1-2 लिस्टें अब भी मेरे घर पर है। मौसी ने मानो अपना वरद हस्त मुझ पर रखते हुए कहा। इन सब के बीच मेरा दम घुटा जा रहा था। हर कही हुई बात के 100 प्रतिवाद मन में उमड़ घुमड़ रहे थे। तभी मामा बोले। मामा, जिन्होंने जीवन में कभी किसी से कोई अपशब्द नहीं कहा था, किसी से अपशब्द नहीं सुना था, भर्राई आवाज में बोले, नीमा, ईश्वर साक्षी है, मैंने अपनी शक्ति भर तेरे लिए सब कुछ किया, लेकिन बेटा इससे अधिक शक्ति मेरी नहीं है। तुझे अगर सचमुच यह शादी पसंद नहीं तो तू जीजी के साथ पूना चली जा। तेरा कल्याण हो, यही तो मैं चाहता हूँ। उनका कंठ रुद्ध हो गया। अब मैं यह सब नहीं सह सकी। पता नहीं कौन सी शक्ति मुझ में आ गई। मैं छुई मुई सी नीमा बोल ही उठी। मामा, तुम अब क्यों अपने आप को इतना कोस रहे हो? तुम्हारा क्या अपराध है? यही कि तुमने सब जगह ऐलान नहीं भिजवाया कि नीमा अब जवान हो गई है, इसकी शादी के लिए चंदा जुटाना है, इसलिए कि तुमने इनके आगे हाथ नहीं पसारे कि मेरे विवाह का कुछ पुण्य इन्हें भी प्राप्त हो। इन लोगों से कहो कि तुम समर्थ हो। तुमने मेरे लिए सब कुछ किया है जो एक बाप अपनी बेटी के लिए करता है। मैंने यहाँ क्या नहीं पाया? रूखा सूखा ही सही पर भरपेट खाया है, मोटा झोटा ही सही पर शरीर भर पहना है, जैसे तैसे भी हो जरूरत भर पढ़ भी लिया है। तुम्हारी अपनी ही बेटी होती तो तुम इससे अधिक क्या कर सकते थे? बोलो तो।
मामा अवाक होकर मेरा मुंह देख रहे थे और सब भी शायद मुझे ही देख रहे थे। मैंने उनकी तीखी नज़रों की चोट से तिल मिलाकर कहा, मामा तुम इन सब से कह दो कि राखी भाई दूज पर 2-4 रुपए भेजने से और साल 2 साल में एक आध बार उतरी हुई साड़ी देने से कर्तव्य नहीं समाप्त हो जाता। लड़की को पालने के लिए और भी कुछ करना पड़ता है। मौसा जी से कहो कि शादी की तैयारी पाउडर की चाय नहीं है कि पसंद ना आने पर फेंक दी। इसमें समय और रुपया लगता है, तपस्या करनी होती है। और मौसी से कह दो कि हमारे पास भी लंबी लंबी सूचियां हैं, पर बड़े ठिकानों को तोलने के लायक रुपया हमें कहीं से नहीं मिला। और ये भाई की आत्मा को ही दुहाई देने वाले हमारे चाचा जी, क्या उस दिन उस आत्मा ने आवाज़ नहीं दी थी जब मेरी विधवा माँ की 8 साल की बच्ची को भाई के टुकड़ों पर पलने के लिए भेज दिया गया था? और तुम कहते हो कि मामा की ये सज्जन मेरा कन्यादान करेंगे, जबकि इसका अधिकार सिर्फ तुम्हें है, सिर्फ तुम्हें। कहते कहते मैं फफक कर रो उठी। अब तक सारा कमरा खाली हो गया था। मेरा कांपता हुआ सिर मामी की गोद में था। वे मेरे आंसुओं से भीगे मुख पर हाथ फेर रही थी। उस स्पर्श में कृतज्ञता छलकी पड़ी थी। कल का दिन एक अनिर्वचनीय गरिमा से भर उठा था।